नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात महंगाई की। हिंदुस्तान की आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की लगातार मार जारी है। इतवार को घरेलू मार्केट में डीजल की कीमतों में एक दिन बाद 25 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल की कीमतें 21वें दिन भी मुस्तहकम रहीं। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में डीजल 89 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में जुमे के रोज़ 20 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ था। गुज़िश्ता 5 सितंबर को पेट्रोल की कीमतों में 15 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई थी। दिल्ली में आज इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर पर मुस्तहकम रहा, जबकि डीजल बढ़कर 89 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर हो गया। समुद्री तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिलों से शाम करीब 7 बजे टकराया। इसके साथ ही आंध्रा के श्रीकाकुलम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। यहाँ साहिल के किनारे एक नाव तूफान से टकरा गई। इसमें 6 मछुआरे सवार थे। ये सभी नाव से तेज़ लहर के टकराने से समंदर में गिर गए। इनमें से 2 की मौत हो गई, 3 महफूज साहिल पर पहुँच गए और एक मछुआरा अब भी लापता है। उसकी तलाश में नेवी बचाव मुहिम चला रही है। ये हादसा मंडासा साहिल पर पेश आया। इससे पहले महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश के शुमाली इलाकों और उड़ीसा के जुनूबी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। उड़ीसा में NDRF के 24, उड़ीसा डिज़ास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के 42 दल तैनात किए गए और 1600 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। तूफ़ान गुलाब के अंदेशे को देखते हुए पिछली बार की यस तूफ़ान के वक्त की तबाही से सबक लेकर बंगाल की साबिक मिदनापुर ज़िले के मशहूर टूरिस्ट सेंटर दीघा में इंतज़ामिया की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। होटलों को खाली किए जाने के अलावा त्रिफला लाइट के बिजली के कनेक्शन को ऑफ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौसमियाती तब्दीली को एक बड़ा आलमी चैलेंज करार देते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए तर्ज ज़िंदगी को फितरत के ऐन मुताबिक बनाने की ज़रूरत है और हिंदुस्तान G20 ग्रुप का वाहिद मुल्क है जो ऐसी तर्ज ज़िंदगी अपनाने के साथ साथ पेरिस माहिदे की पासदारी कर रहा है। मोदी ने हफ्ते की रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल सिटीजन्स लाइव तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली आज दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा है। दुनिया को इस बात को कबूल करना होगा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात सबसे पहले हम पर ही मुरतब होंगे। आबोहवा की तब्दीली से निपटने का बेहतरीन तरीका है कि हमें तर्ज ज़िंदगी को फितरत के ऐन मुताबिक बदलना होगा। गुर्बत के खात्मे की सिमत में काम कर रही आलमी तंजीम ग्लोबल सिटीजन्स की तकरीब 120 ममालिक में नशर की गई। इसकी खुसूसी कॉन्फ्रेंस
25 सितंबर से 26 सितंबर तक जारी रहेगी। मोदी ने कहा कि तकरीबन 2 साल से पूरी दुनिया आलमी वबा से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वबा से लड़ने के हमारे मुश्तरका जज्बे ने हमें सिखाया कि जब हम साथ होते हैं तो हम मजबूत और बेहतर होते हैं। हमने इस इज्तिमाई जज्बे की एक झलक तब देखी जब हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी अमले ने वबा से लड़ने में अपनी बेहतरीन कोशिश की। I fear no danger. I am invulnerable. I see no foe. I am related to the earliest of times and to the latest. Unquote. Music has a calming impact on our life. It calms the mind and the entire body. India is home to many musical traditions. In every state, in every region, there are many different styles of music. I invite you all to come to India and discover our musical vibrancy and diversity. Friends, for almost 2 years now, humanity is battling a once in a lifetime global pandemic. Our shared experience of fighting the pandemic has taught us we are stronger and better when we are together. We saw glimpses of this collective spirit when our COVID-19 warriors, doctors, nurses, medical staff gave their best in fighting the pandemic. We saw this spirit in our scientists and innovators who created new vaccines in record time. Generations will remember वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में दी गई तकरीर पर कांग्रेस ने तल्ख रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म के ज़रिए उठाए गए इशूज़ का सिलसिलेवार जवाब दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये मत भूलिए मोदी जी, जमहूरियत के इसी विखार को आप मुनहदम करने पर आमादा हैं। नफ़रत, तक़सीम पर मबनी सोच को फ़रोग़ देकर आपने मुल्क की जमहूरी रिवायत को दागदार करने का काम किया। ये भी मत भूलिए कि जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं इसमें आपका, आपके नज़रियात का ज़रा भी ताउन नहीं है। दरअसल वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कहा था कि इस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसका फ़ख्र उन्हें हासिल है। जमहूरियत की हमारी हज़ारों सालों की अजीम रिवायत ने इस 15 अगस्त को हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी के 75वें साल में कदम रखा। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में मुल्क के तनों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे तनों हमारी मजबूत जमहूरियत की शिनाख्त है। एक ऐसा मुल्क जिसमें दर्जनों ज़बानें हैं, सैकड़ों बोलियाँ हैं, अलग अलग रहन सहन और खाने की आदतें हैं, और ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बेहतरीन मिसाल है। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि मुल्क में तनों वाली शिनाख्त की बेइज्जती और बैरून मुल्क में वाहवाही, ये दोहरा रवैया काम नहीं आएगा मोदी जी। सच तो यह है कि आपके तानाशाही राज में लोगों को खाने पीने की आदतों के सबब भी पीटा जा रहा है। तनों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंस में बदलने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म अपनी ही तकरीरों का सही मायनों में मतलब समझ पाते तो मुल्की बाशिंदों को उनकी हुकूमत ने ज़बरदस्त बहरान के वक्त तनख्वाह नहीं छोड़ा होता। वज़ीर आज़म ने कहा था कि दुनिया का हर छठा शख्स हिंदुस्तानी है और अगर हिंदुस्तान तरक्की करेगा तो पूरी दुनिया तरक्की करेगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के बयान पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में जब वो हमें जमहूरियत का सबक सिखाने की बात करती हैं तो हमें उनके बयान के मतलब को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। मोदी के साथ जुमे की रात की बातचीत के दौरान कमला हैरिस ने कहा था कि पूरी दुनिया में जमहूरियत ख़तरे में है और अगर हालात को बेहतर बनाना है तो हिंदुस्तान को साथ आना होगा। अमरीकी नायब सदर के इस बयान पर राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर बातचीत की वीडियो लोड करते हुए कहा कि कुछ इनकी बात समझ में आई। It is imperative that we defend
democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आएं, हम यह साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल मुमकिना आखिरी काबीनी तौसी में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने काबीना में इलाका और ज़ाती मसावात को जहन में रखते हुए 7 नए वज़रा को अपनी वजारत में जगह दी है। राजभवन में गांधी ऑडिटोरियम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नए वज़रा को हलफ दिलाया। नए वज़रा में जितिन प्रसाद को काबीना में जगह दी गई, जबकि संगीता बलवंत सिंह, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, छत्रपाल, दिनेश खटक और संजय गौड़ को ममलिकती वजीर के तौर पर योगी की टीम में शामिल किया गया। जितिन प्रसाद मगरबी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति आगरा, छत्रपाल गंगावार बरेली, दिनेश खटक मीरठ से हैं। मशरक़ी उत्तर प्रदेश से आने वाले वज़रा में पलटू राम बलरामपुर, संगीता बलवंत बंद गाज़ीपुर और संजय गौड़ सोनभद्र से आते हैं। हलफ बर्दारी तकरीब में योगी आदित्यनाथ के अलावा उनके काबीना के कई दीगर वज़रा भी मौजूद थे। योगी की काबीना में अभी 53 वज़रा हैं, जबकि 7 नए वज़रा के शामिल होने से काबीना के लिए तयशुदा कोटा 60 का पूरा हो गया। यूपी में असेंबली इंतखाबात के लिए अभी 6 महीनों से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन नए वज़रा के लिए सलाहियत के इजहार के लिए मुमकिन सिर्फ 6 महीने मिलेंगे, क्योंकि 3 महीने पहले ही ज़ाब्ता अखलाक के नाफिज होने से उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं होगा। It's very well into that strategy, but overall, Nirja, do you think that the overall idea of taking away from the sort of criticism that Yogi Adityanath faced for handling of the pandemic, will this sort of policy to give representation to regions and castes help take away the flack that the CM faced, or any anti-incumbency for that matter that Yogi Adityanath could have faced? That remains to be seen, because if you remember, during the second wave of COVID, there was huge anger. We saw the पंजाब के 15 MLAs ने आज शाम वजारत के ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन के सहन में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में वज़रा को हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों नायब वज़राए आला OP सोनी और सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब उमूर के इंचार्ज हरीश रावत, कांग्रेस के रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों एग्जीक्यूटिव सरबराह समेत पार्टी ओहदेदार और पुलिस और इंतजामी अफसरान मौजूद थे। चन्नी के और दोनों नायब वज़राए आला की हलफ बर्दारी को तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन वज़रा के नामों के हवाले से पसोपेश का मामला था। चन्नी को हाईकमान ने 2 मरतबा दिल्ली बुलाया और मैराथन मीटिंग्स के बाद वज़रा के नामों का फैसला किया गया, लेकिन कुछ के नामों का फैसला नहीं किया जा सका। 2 दिन पहले जाकर हाईकमान ने नामों और महकमों की तकसीम पर मुहर सबूत की। इन नामों में ब्रह्मो हिंद्रा, मनप्रीत बादल, त्रिपत राजेंद्र बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, राणा गुरजीत सिंह, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना, भारत भूषण आशु, विजय इंद्र संगला, रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार वर्का, संगत सिंह गुलजियान, अमरेंद्र राजा वडंग, गुरकृत कोटली, प्रगट सिंह को वजीर बनाया गया। दिल्ली से वापसी के बाद वज़ीर आला ने दोपहर को गवर्नर से मुलाकात की और नामों की फहरिस्त गवर्नर के हवाले की और हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम मुकम्मल हुई। अमरिंदर काबीना के 8 वज़रा को नई काबीना में जगह मिली है और उसमें 7 नए चेहरों को शामिल किया गया है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का मानना है कि मुल्क को न सिर्फ ज़्यादा तादाद में बल्कि ज़्यादा बड़े बैंकों की ज़रूरत है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की 74वीं सालाना आम बैठक यानी एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुल्क की इकनॉमी नई डायरेक्शन की जानिब बढ़ रही है और जिस तरह इंडस्ट्री नई चीज़ों को अपना रही है उससे कई चैलेंजेस पैदा हुए हैं। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि हिंदुस्तान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 4 या 5 और बैंकों की ज़रूरत है। इकनॉमी और इंडस्ट्री में हाल में आए बदलाव की वजह से जिस तरह हालात बदल रहे हैं उन्हें
पूरा करने के लिए हमें बैंकिंग का एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है, यानी तोसी करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज बैंकों का बही खाता ज़्यादा साफ सुथरा है, ऐसे में वो बाजार से पैसा उठा सकते हैं। इससे हुकूमत पर बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन का बोझ कम होगा। वज़ीर फाइनेंस के मुताबिक बैंकों को तेज़ तर्रार बनने की ज़रूरत है, उन्हें हर इकाई की ज़रूरत को समझना होगा, जिससे 400 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के निशाने को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कंपनियों को एक जो बैड बैंक बनाया गया है उसे नहीं कहा जाना चाहिए, जैसे कि अमेरिका में कहा जाता है। And in fact, even before the pandemic, one of the driving force for the amalgamation was that India needs a lot more banks, but a lot more big banks. In fact, Dinesh Kara is here, Chairman SBI. I would say this before him. India needs at least 4 different SBI-sized banks. So one of the driving force was for the amalgamation that we need to scale up banking. We need to scale up banking to meet the new changing and growing requirements, but that was thought of even before the pandemic. India's banks, post-corona, if you're looking at a future plan, will have very many things which are unique to you, where there has been an extremely successful adaptation of digitization. So you're very unique in that, and I say it with a certain confidence and responsibility, because during the pandemic we saw how banks in very many countries could not reach out to their clients for sheer want of the extent of digitization that we have achieved in this country, which they have not as yet. I'm sure. पानीपत ज़िले में आज ज़िला लेवल का किसान महापंचायत का इनेकाद हुआ। नई अनाज मंडी में शेड में मुनक़िद इस प्रोग्राम के दौरान मेहमान और किसान नीचे ही बैठे, किसी के लिए भी सोफ़ा या कुर्सी का इंतज़ाम नहीं रहा। डायस पर और खुले शेड में ज़मीन पर दरी बिछाई गई। राकेश टिकैत ने महापंचायत को मुखातिब करते हुए कहा कि जब भी किसान तहरीक की तारीख लिखी जाएगी तो मौजूदा हुकूमत में बैठे लोगों को 700 किसानों का कातिल करार दिया जाएगा। हुकूमत किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दिल्ली में 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। उन्होंने किसानों से कहा कि अपने पुराने ट्रैक्टर तैयार रखो, कभी भी कॉल आ सकता है। अगर हुकूमत नहीं मानी तो दिल्ली में फिर 10 साल पुराने ट्रैक्टर चलेंगे। टिकैत ने कहा कि कानून वापस होने तक तहरीक जारी रहेगी। हुकूमत को हर हाल में नए ज़रई कानून वापस लेने होंगे। वक्त रहते मौजूदा सरकार ने तीनों ज़रई कानून वापस नहीं लिए तो आने वाली हुकूमत में वापस होंगे। किसानों का मिजाज और तारीख पढ़े बिना ही हुकूमत ने कानून बना दिए। हुकूमत ने इस बार गलत जगह पंगा लिया। उन्होंने कहा कि किसान कुश्ती और कबड्डी वाले लोग हैं, धूल चटाकर ही दम लेंगे। महापंचायत को मुखातिब करते हुए BKU के सदर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि अगर हुकूमत ने किसानों की मांगें जल्द नहीं मानी तो वज़ीर आज़म की कोठी के आगे टेंट लगाए जाएंगे। हुकूमत किसानों को कमज़ोर समझने का वहम निकाल दे। तहरीक में 700 किसान शहीद हो चुके हैं। किसान ऐसे ही मुखालिफत जारी रखेंगे। हुकूमत का कोई नुमाइंदा गांव में नहीं घुस पाएगा। आपको बता दें कि कल इस किसान तहरीक ने किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और सभी सियासी जमातों खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस बंद की तायीद की है। धन्यवाद। आज जो मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री जी की USA में, वहाँ के राष्ट्रपति के साथ में, तो जो हमने ट्वीट किया है वो ये किया है कि एग्रीकल्चर अब किसी एक देश का सब्जेक्ट नहीं है। एग्रीकल्चर इंटरनेशनल सब्जेक्ट है और जब भी किसी राष्ट्र अध्यक्ष की आपस में मीटिंग हो तो एग्रीकल्चर पे भी चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां, खास करके USA की बड़ी बड़ी कंपनियां जब दूसरे देशों में जाती है, वहां पे व्यापार करती है, तो वहां के किसानों पर उसका प्रभाव जाता है, वहां के जो मजदूर है उस पर प्रभाव उसका पड़ता है।
उनको फसलों के दाम ठीक नहीं मिलते, मजदूरी ठीक नहीं मिलती। तो हमारा मकसद पूर्ण रूप से ये है कि जब भी मीटिंग हो, आज की मीटिंग 2 बड़े राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है न्यूयॉर्क में, ये सब्जेक्ट भी जरूर रहना चाहिए। हमारा खाली अकेला ये नहीं कि हम 3 कानून वापसी करवा रहे, एमएसपी पे गारंटी, वो हमारा यहाँ का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर बाहर मीटिंगें हो रही है तो उसका सवाल ये है कि बाहर की जो बड़ी कंपनियां हैं उसका क्या प्रभाव मुल्कों में, दूसरे देशों में पड़ता है। जो गरीब देश है उसके किसानों पे कितना उसका प्रभाव पड़ता है, ये चर्चाएं भी हो जानी चाहिए। बड़ी कंपनियां अमेरिका की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा पीर को लखनऊ पहुंच रही हैं। पार्टी ऑफिस से मौसूल प्रोग्राम कॉपी के मुताबिक कांग्रेस सेक्रेटरी पीर को लखनऊ पहुंचेंगी और यहां 3 दिनों तक क़याम करेंगी। प्रियंका सितंबर में लखनऊ का एक दूसरा दौरा कर रही हैं। इससे कबल वो 9 सितंबर को लखनऊ पहुंची थी और 14 सितंबर तक क़याम किया था। दौरे की तस्दीक कांग्रेस तर्जुमान जीशान हैदर ने भी की है। कांग्रेस प्रियंका पीर की दोपहर लखनऊ पहुंचेंगी और डायरेक्ट कंवल हाउस जाएंगी, जहां वो अपने लखनऊ दौरे के दरमियान क़याम करती हैं। इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर में इतवार के रोज एयर शो किया। इसमें स्काई डाइविंग टीम, आकाशगंगा, सूर्यकिरण एरोबैटिक्स और डिस्प्ले टीम ने डल झील के ऊपर अपने हवाई करतबों का मुजाहरा किया। यहाँ पैरामोटर फ्लाइंग भी प्रोग्राम का एक अट्रैक्शन रही। ये शो घाटी में 13 साल के बाद हुआ। इसमें एयरफोर्स के सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा ने भी हिस्सा लिया। एयरफोर्स के अहदेदारों ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह तकरीब के तहत एयर शो का इनेकाद श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने किया था। उन्होंने कहा कि एयर शो का थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स है। इसका मकसद घाटी के नौजवानों को एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए राग़िब करना है। कश्मीर के बंडीपुरा के वतरीना नामी गांव में एक मुसल्लह तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 जंगजुओं को हलाक कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि ज़िले बंडीपुरा के वतरीना नामी इलाके में इतवार की सुबह होने वाले एक मुसल्लह तसादुम के दौरान 2 जंगजुओं को हलाक किया गया। उनका मजीद कहना था कि महलूक जंगजुओं की शिनाख्त मालूम की जा रही है। नेज़ इलाके में ऑपरेशन जारी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि वतरीना में जंगजुओं की मौजूदगी से मुताल्लिक़ खुफिया इत्तला मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस फ़ौज की 14 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने इतवार की सुबह मज़कूरा इलाके को मुहासरे में ले लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि एक मुश्तबा जगह की जानिब पेशकदमी के दौरान वहाँ मौजूद जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद तरफ़ैन के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर तसादुम शुरू हुआ। सरकारी ज़राए ने बताया कि मुहासरे में फंसने वाले जंगजुओं को खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने की पेशकश की गई, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। मुल्क में हुकूक इंसानी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मनीष शंकर अय्यर ने कहा कि फ़िरक़ा वारियत की आड़ में मुल्क के शहरियों को उनके हुकूक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक अक़लियतों और दीगर पसमानदा तबक़ात को यकसा हुकूक और मौक़े नहीं मिले हैं, मगर हालिया दिनों में हुकूमत में फ़ायज़ अफराद जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को ख़तरात लाहक हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कलकत्ता में क़ायद उर्दू शमीम अहमद और हुकूक़ इंसानी की तहरीक पर लिखी गई अंग्रेज़ी किताब अ वर्ल्ड डिवाइडेड ह्यूमन राइट इन एन अनइक्वल वर्ल्ड की रस्म इजरा की तकरीब में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने हिंदो पाक दोस्ती की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी एक शख्सियत के तनाजुर में नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदो पाक की दोस्ती और बेहतर ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफादात में हैं। उन्होंने बीजेपी लीडरों की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि फ़िरक़ा वारियत की आड़ में हिंदुस्तान के आम शहरियों को हुकूक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को नफसियाती खौफ में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में
85% आबादी हिंदुओं की है, मगर इसके बावजूद ये खौफ दिलाया जा रहा है कि हिंदुइज्म ही खतरे में है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कभी बिल्ली भी चूहे से डरती है, क्या अक्सरियत भी अक़लियत से खौफजदा होगी। उन्होंने कहा कि आबादी का खौफ गैर ज़रूरी तौर पर पैदा किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू, सिख और दीगर तबक़ात दूसरे शादियां करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने 100 सालों तक हुकूमत की, इसके बावजूद माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि 600 सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत की, इसके बावजूद बड़े सग़ीर में मुसलमानों की आबादी की शरह 24% ही है। इससे जाहिर होता है कि इस्लाम कभी भी हिंदुओं के लिए ख़तरा नहीं बना। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब दुनिया का एक ऐसा मज़हब है जिसमें कोई मुल्हिद भी खुद को हिंदू कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने एक बार फिर जुडिशरी में ख़वातीन की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया। इतवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट की वुमेन एडवोकेट्स ने नए जजेस के लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था। इसमें CJI रमना भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जुडिशरी में ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। इसके अलावा मुल्क भर के लॉ कॉलेजेस में भी ख़वातीन को इतना ही तहफ़्फ़ुज़ात यानी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रमना ने कहा कि ख़वातीन का हक है उन्हें जुडिशरी और लॉ कॉलेजों में 50% रिजर्वेशन दिया जाए। इस वक्त इंडियन जुडिशरी के निचले हिस्से में सिर्फ 30% ख़वातीन जज तैनात हैं। हाई कोर्ट में ख़वातीन की तादाद 11.5% है। सुप्रीम कोर्ट में ये सिर्फ 11 से 12% है। मुल्क में 17 लाख वकील हैं, इसमें ख़वातीन की तादाद सिर्फ 15% है। रियासतों के बार काउंसिल में इंतखाबात में सिर्फ 2% ख़वातीन चुनकर आती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मामला भी उठाया कि एक बार काउंसिल की कौमी एग्जीक्यूटिव में एक भी खातून को शामिल क्यों नहीं किया गया। CJI ने सुधार पर जोर दिया और कहा कि जुडिशरी में सुधार लाते हुए ख़वातीन को उनका हक दिया जाना चाहिए। Workers of the world, unite. You have nothing to lose but your chains. I will modify this. अब नज़र डालते हैं कोरोना के कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,06,800 नए केसेस दर्ज हुए और इसी दौरान 5,874 लोगों की मौत हो गई। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 23 करोड़ 24 लाख के पार हो गई, जबकि मरने वालों की तादाद 47,59,000 के करीब हो गई। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए केसेस में कमी के बावजूद सेहतियाब होने वालों की तादाद कम रहने से एक्टिव केसेस में 2000 से ज़ायद का इजाफा हुआ। दरिया असरा मुल्क में हफ्ते के रोज़ 68,42,786 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 85,60,81,527 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,326 नए केसेस की तस्दीक हुई, जबकि इसी दौरान 351 अफराद की माफ़ कीजिएगा 260 मरीज़ों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 4,46,918 हो गई। अमेरिका के मोंटाना रियासत में हफ्ते के रोज़ एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रेन में 147 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स के 13 अरकान सवार थे। सिएटल से शिकागो के बीच चलने वाली द एम्पायर बिल्डर ट्रेन सेंट्रल मोंटाना में शाम 4 बजे पटरी से उतर गई। रेल ऑपरेटर एमट्रैक ने बताया कि ट्रेन में 2 इंजन और 10 डिब्बे से जिनमें से 7 पटरी से उतर गए। हादसे के वक्त लोग अपने अपने सामान के साथ ट्रैक के पास इंतजार कर रहे थे। आखिर में बात करते हैं छुट्टियों की। अक्टूबर में बैंकों में 21 दिन कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा इस महीने में 2 सैटरडेज और 5 संडेज हैं, यानी 2 सैटरडेज यानी 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे। इसके अलावा 5 संडेज हैं। साथ ही इस महीने नवरात्रि और दशहरा समेत कई सारे त्यौहार पड़ रहे हैं। इसके चलते मुल्क के अलग अलग रियासतों में बैंकों के लिए 14 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं। इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर आप बैंक से जुड़े अपने काम सही वक्त पर निपटा सकें। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।